प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फ़तेह क्लासेस पर। बच्चों, हमारे चैनल पर कंपटीशन से संबंधित क्लासें लगातार चल रही हैं, लेकिन आज से हम स्कूल लेवल पर फ्री ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं, जिसके अंदर सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 8 की इतिहास की बुक। कक्षा 8 के अंदर इतिहास की बुक शुरू करने जा रहे हैं, जिसके अंदर जो हमारा पहला चैप्टर है वो आज अपने शुरू करेंगे। उससे पहले इसके सिलेबस के बारे में बात कर लें। प्यारे बच्चों, पहले जो हमारा सिलेबस था, जो हमारी बुक थी 8वीं की, वो राजस्थान के अंदर RBSC बोर्ड की थी। लेकिन अब जो नया सिलेबस आया है, अब राजस्थान के अंदर जो हिंदी मीडियम स्कूल हैं वहाँ पर NCERT का सिलेबस शुरू किया है। NCERT इसका मतलब है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। ठीक है, तो अब NCERT का सिलेबस शुरू किया है, तो उसके अंदर जो 8वीं की बुक है, वो जो नई बुक आई है वो है इतिहास की हमारे अतीत। तो ये हमारे अतीत बुक का जो भाग 1 है इतिहास से संबंधित, वो अपने आज पढ़ने जा रहे हैं। उसके अंदर अगर बात करें, विषय सूची की बात करें, तो इसमें 10 लेसन इतिहास से संबंधित दिए गए हैं, जिनमें से पहला लेसन है कैसे, कब और कहाँ। तो आज प्यारे बच्चों अपने इसी लेसन को शुरुआत करेंगे, कैसे, कब और कहाँ। कैसे, कब और कहाँ लेसन जो शुरू होता है वो है कि तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। एक वक्त था जब इतिहासकार तारीखों के जादू में ही खोए रहते थे। कब किस राजा की ताजपोशी हुई, कब कौन सा युद्ध हुआ, इन्हीं तारीखों पर गर्मा गर्म बहसें चलती थी। आम समझ के हिसाब से इतिहास की तारीखों का पर्याय माना जाता था। आपने भी लोगों को यह कहते हुए सुना होगा, इतिहास तो बहुत उबाऊ है भाई, बस तारीखें रटते चले जाओ। क्या इतिहास के बारे में यह धारणा सही है? प्यारे बच्चों, ये आम ही अपने को सुनने में मिलता है ना, कि जो इतिहास है वो बहुत ही उबाऊ, आलसी सब्जेक्ट है। इसको पढ़ नहीं पा रहे, इसको याद नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा तारीखें दी होती हैं, फैक्ट दिए होते हैं जो हमें याद करने पड़ते हैं। लेकिन क्या असल में ये बात सही है? तो क्या सही है? इसमें कोई शक नहीं कि इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलावों के बारे में ही होता है। इसका संबंध इस बात से है कि अतीत में चीज़ें किस तरह की थी, उनमें क्या बदलाव आए, और जैसे ही हम अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं, हम समय का जिक्र करने लगते हैं, हम पहले और बाद में की बात करने लगते हैं। जब हम इतिहास की बात करते हैं तो हम अतीत की बात करते हैं कि अतीत के अंदर किस प्रकार की चीज़ें थी, किस प्रकार का सिस्टम था, है ना। उन चीज़ों की बात करते हैं और आगे बात करते हैं कि उनमें बदलाव, उनमें फ़र्क किस प्रकार का आया। और जैसे ही हम इन दोनों चीज़ों की तुलना करने लगते हैं, अतीत जो हमारा बीता हुआ समय है अतीत, और जो वर्तमान यानी कि जो आज चल रहा है, इन दोनों में आपस में जब अपनी तुलना करते हैं तो हम पहले और बाद में बात करने लगते हैं। हम ऐसे बात करते हैं ना कि पहले ये कुछ होता था, आज ये कुछ हो गया, है ना। पहले
लैंडलाइन फ़ोन होते थे, उससे पहले लैंडलाइन फ़ोन ही नहीं होते थे, ठीक है। तार चिट्ठी होती थी जिससे संदेश पहुंचाते थे। उसके बाद में लैंडलाइन फ़ोन आ गए, फिर मोबाइल आ गए, अब स्मार्टफोन आ गए, है ना। ऐसे ऐसे बदलाव आता जाता है समय के अंदर। आगे बात करें कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अपने आस पास की चीज़ों पर हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते। हम चीज़ों को स्वाभाविक मानकर चलते हैं, मानो जो कुछ हमें दिख रहा है वह हमेशा से ही ऐसा ही रहा हो, है ना। अपने आसपास जो चीज़ें होती हैं तो उन पर हमने ज़्यादातर सवाल नहीं करते हैं। कोई कोई बच्चे होते हैं जो हमेशा क्यों और कैसे को क्वेश्चन को उठाते रहते हैं कि ये कैसे हुआ, ये पहले कैसे था, अब ये कैसे फ़र्क हो गया, नहीं। लेकिन ज़्यादातर अपने आम तौर पर ऐसे सवाल नहीं पूछते। जो ऐसे सवाल कई बार हम उत्सुक हो जाते हैं और ऐसे सवाल पूछते हैं जो वाकई ऐतिहासिक होते हैं। किसी व्यक्ति को सड़क के किनारे चाय की घूंट भरते देखकर आप इस बात पर हैरान हो सकते हैं कि चाय या कॉफ़ी पीने का चलन शुरू कब से हुआ होगा, है ना। अपने मन में आता है ना सवाल कि आखिर जो ये जो चाय है आज अपने पी रहे हैं, आखिर कब शुरू हुई, सबसे पहले किसने पी, कैसे ये पैदा हुई, कहाँ से आई। चाय या कॉफ़ी पीने का चलन शुरू कब से हुआ होगा। रेलगाड़ी की खिड़की से बाहर झांकते हुए आपके जहन में एक सवाल उठ सकता है कि रेलवे का निर्माण कब हुआ। हालांकि भारत के अंदर बात करें तो इसका जो निर्माण हुआ था, जो सबसे पहले जो रेल चली थी वो चली थी 1853 में, ठीक है। आगे अगर बात करें रेलगाड़ी के आने से पहले जो लोग थे वो जो दूर दूर की यात्रा किस तरह से कर पाते थे। सुबह सुबह अखबार पढ़ते हुए आप यह जानने के लिए उत्सुक हो सकते हैं कि जिस ज़माने में अखबार नहीं छपते थे उस समय लोगों को चीज़ों की जानकारी कैसे मिलती थी। आज अपने अखबार देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, टीवी देखते हैं, तो वहाँ पर अपने को पता चलता है कि देश दुनिया के अंदर क्या कुछ हो रहा है। जैसे आज अपने महामारी चल रही है, कोरोना महामारी, है ना। तो उसके बारे में अपने को फ़ोन से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो हैं, टीवी है, जो अखबार है, इन चीज़ों से अपने को पता चल जाता है ना, कि पूरे विश्व के अंदर कोरोना की जो स्थिति है वो कैसी है। लेकिन अगर पहले के इतिहास की बात करें तो उस समय ये चीज़ें हमें कैसे प्राप्त होती थी, इन चीज़ों की जो नॉलेज थी, जो जानकारी थी, वो हमें कैसे मिलती थी। तो ये कुछ सवाल हैं जो हमारे जहन में उठने लाजमी हैं। अब दोस्तों इस चित्र की बात करें, जैसे ये चित्र बना हुआ है, इसके अंदर क्या दिखाया गया है। ये चित्र बना हुआ है, ये एक महारानी है, महारानी का चित्र बना हुआ है, जो विक्टोरिया महारानी, जो इंग्लैंड की महारानी थी उस समय जब अपना देश गुलाम था, उस टाइम की बात कर रहे हैं। और ये कुछ व्यक्ति हैं, कौन है ये व्यक्ति, ये भारतीय व्यक्ति हैं, ठीक है। और इनके हाथ में ना कुछ ये चीज़ है और ये चीज़ ये महारानी को सौंप रहे हैं। क्या है ये है कि ब्राह्मण ब्रिटेनिया को शस्त्र भेंट कर रहे हैं। शास्त्र जो हमारे शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, वो किसको भेंट कर रहे हैं, ये ब्राह्मण दर्शाए गए हैं। और ये ब्राह्मण इस विक्टोरिया जो ब्रिटेनिया यानी कि विक्टोरिया जो महारानी थी उसको शस्त्र भेंट कर रहे हैं। इस प्रकार का ये चित्र बनाया गया है। ये चित्र बनाया किसने था, ये चित्र बनाया था जेम्स रेनेल ने। जेम्स रेनेल के द्वारा तैयार किए गए पहले नक्शे का ये आवरण चित्र है। और कब बनाया गया था, ये था 1782 के अंदर। और रॉबर्ट क्लाइव ने रेनेल को हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा था। और भारत पर अंग्रेज़ों की विजय के समर्थक रेनेल, यानी कि जो भारत पर अंग्रेज़ों ने जो विजय प्राप्त की थी उसका वो समर्थन करता था। कौन, रेनेल, जिसने ये चित्र बनाया है। वर्चस्व स्थापित करने की प्रक्रिया में नक्शे तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण लगता था। और इस तस्वीर में दिखाया गया है कि भारत के लोग स्वेच्छापूर्वक अपने प्राचीन पवित्र ग्रंथ ब्रिटिश सत्ता की प्रतीक ब्रिटेनिया को सौंप रहे हैं, मानो वह उसे भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए आने का आग्रह कर रहे हों।
ठीक है। तो इस चित्र के अंदर इस प्रकार से दर्शाया गया है कि मानो जो भारत के जो ब्राह्मण लोग हैं वो अपने ग्रंथ महारानी विक्टोरिया को, ब्रिटानिया को, जो प्रतीक है इंग्लैंड की, उसको दे रहे हैं और उसको आग्रह कर रहे हैं कि आप हमारी संस्कृति को आकर बचाइए। उसके बाद अगले पेज पर भी एक चित्र दर्शाया गया है, वो है विज्ञापनों की पसंद और नापसंद से। विज्ञापन, एडवर्टीजमेंट, आज आप लोग देखते हो फ़ोन के अंदर, मोबाइल के अंदर और टीवी के अंदर कितनी ऐड आती है, कितने मतलब विज्ञापन आते हैं, है ना, अलग अलग चीज़ों के। पुराने विज्ञापनों से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि नए उत्पादों के लिए बाज़ार किस तरह तैयार हुए और किस तरह नई रुचियाँ चलन में आई। 1922 में लिप्टन चाय, आज अपने चाय पीते हैं ना, उसी में एक कंपनी है जिसका नाम है लिप्टन, और लिप्टन चाय के लिए ये एक चित्र तैयार किया गया था ऐड के रूप में। इस चित्र के अंदर ना दिखाया गया है, क्या दिखाया है इसमें, ये घोड़ा दिखाया है, घोड़े के ऊपर ये एक राजकुमार बैठा है। ये राजकुमार कौन था? ये राजकुमार था जो महारानी है ब्रिटेन की विक्टोरिया, जो उस समय महारानी थी, उसका तीसरा बेटा था। कौन सा बेटा था? तीसरे नंबर का बेटा था, और जिसका नाम था आर्थर। महारानी थी, उसका बेटा था, तो ये राजकुमार हुआ, ठीक है। और इस राजकुमार का नाम क्या था? इसका नाम था आर्थर, ठीक है। और आर्थर को ड्यूक ऑफ कनाट की पदवी भी दी गई थी, यानी कि इसको ना एक उपाधि दी गई थी, ड्यूक ऑफ कनाट। अब चित्र के अंदर दिखाया क्या गया है? इसमें दिखाया ये गया है कि इस चाय के बारे में बोला गया है कि ये जो चाय है ये राजा महाराजा लोग पीते थे। कौन पीते थे? राजा महाराजा, जो बड़े घराने के लोग हैं, जो शाही लोग हैं, वही इस चाय का सेवन करते हैं, ताकि फिर इस बात को समझकर लोग इस तरफ आकर्षित हों, चाय की तरफ, ठीक है। इस प्रकार के विज्ञापन तैयार किए जाते थे। ये सारे आगे अपने बात करते हैं कि ये सारे ऐतिहासिक सवाल हमें, ये जो पीछे अपने पढ़ा था ना उस समय लोगों की, चीज़ों की जानकारी कैसे मिलती थी, इससे आगे बढ़ते हैं कि ये सारे जो ऐतिहासिक सवाल हैं, जो अपने सवाल आते हैं मन में, हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित कर देते हैं। और समय को हमेशा साल या महीनों के पैमानों पर नहीं देखा जा सकता। कई बार ऐसी प्रक्रियाओं के लिए कोई तारीख तय करना वाकई गलत होता है, जो एक लंबे समय तक चलती रहती हैं। अब कोई चीज़ है, कोई लगातार लंबे समय तक चलती है, कोई घटना है ना, तो वो घटना की कई बार क्या होता है कि एक तारीख फिक्स नहीं होती है। जैसे मान लो कोई घटना साल साल चली, तो अब उस घटना के बारे में अगर अपने बात करें कि वो घटना कब घटित हुई, तो उसके अपने एक तारीख तो नहीं बता सकते। ऐसी बात यहाँ पर कर रहे हैं कि एक तारीख तय करना गलत होता है, जो एक लंबे समय तक चलती है। भारत में लोगों ने अचानक एक दिन सुबह सवेरे चाय पीना शुरू नहीं किया, ठीक है। जैसे मान लो आप चाय पी रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि एक दिन अचानक से उठे और सारों लोगों ने एकदम से चाय पीना शुरू कर दिया, नहीं। ये धीरे धीरे लोगों ने, एक ने पी, दो ने पी, एक घर में गई, दो घरों में गई, गांवों में गई, शहरों में गई, ऐसे करते करते लोगों ने, सारों ने चाय पीना, जैसे जैसे उनको स्वाद लगती गई, स्वाद, ठीक है, और उसके बाद उन्होंने चाय पीना शुरू कर दिया, और आज इस चाय के ज़्यादातर लोग आदी हो गए। तो अब इसकी कैसे घटना अपने कैसे बताएंगे भी, कितनी तारीख को शुरू हुई थी, ऐसा तो नहीं बता सकते ना। तो ऐसी जो घटनाएँ हैं उनकी एक तारीख फिक्स नहीं होती। इस तरह की प्रक्रियाओं के लिए कोई स्पष्ट तिथि नहीं हो सकती। इसी तरह हम ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए भी कोई एक तिथि नहीं बता सकते, है ना। इसी प्रकार जो ब्रिटिश है, ब्रिटिश यहाँ पर शासन स्थापित हुआ, हमें गुलाम बनाया, तो अपने एक तारीख तो नहीं फिक्स कर सकते ना कि इस तारीख को आए और आके हम पर कब्जा कर लिया, नहीं। वो पहले व्यापारी बन के आए, धीरे धीरे उन्होंने व्यापार कामयाब किया, लोगों को अपने धीरे धीरे अधीन करते हमारे देश को उन्होंने गुलाम बना लिया। इस तरह की प्रक्रियाओं के लिए कोई स्पष्ट तिथि तो निर्धारित अपने नहीं कर सकते। आगे बात करें कि राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन शुरू हुआ था, या अर्थव्यवस्था या समाज में किस दिन बदलाव आए, यह बताना भी संभव नहीं है। ये सारी चीज़ें एक लंबे समय में घटती हैं। ऐसे में हम सिर्फ एक अवधि की बात कर सकते हैं, एक लगभग सही अवधि के बारे में बता सकते हैं।
जब वे खास बदलाव दिखाई देने शुरू हुए होंगे तो फिर लोग इतिहास को तारीखों से जोड़कर क्यों देखते हैं। इस जुड़ाव की एक वजह है। एक समय था जब युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यौरों को ही इतिहास माना जाता था। यह इतिहास राजा महाराजाओं और उनकी नीतियों के बारे में होता था। इतिहासकार यह लिखते थे कि कौन से साल राजा को ताज पहनाया गया, किस साल उसका विवाह हुआ, ठीक है, और किस साल उसके घर में बच्चा पैदा हुआ, कौन से साल उसने कौन सी लड़ाई लड़ी, वह कब मरा और उसके बाद कब कौन सा शासक गद्दी पर बैठा। इस तरह की घटनाओं के लिए निश्चित तिथि बताई जा सकती है। अब ऐसी घटनाएं हों तो फिर उसके लिए तो तारीख फिक्स कर सकते हैं ना कि इस तारीख को ये घटना घटी थी, ठीक है। जैसा कि पिछले 2 साल की इतिहास की किताबों में आपने देखा, अब इतिहासकार बहुत सारे दूसरे मुद्दों और दूसरे सवालों के बारे में भी लिखने लगे हैं। वे इस बात पर ध्यान देते हैं कि लोग किस तरह अपनी रोजी रोटी चलाते थे, वे क्या पैदा करते थे और क्या खाते थे, शहर कैसे बने और बाज़ार किस तरह फैले, किस तरह रियासतें बनी, नए विचार पनपे और संस्कृति व समाज में किस तरह बदले। अगला पॉइंट है हमारा, कौन सी तारीखें। कुछ तारीखों को महत्वपूर्ण मानने का पैमाना क्या होता है। हम जो तारीखें चुनते हैं, जिन तारीखों के इर्द गिर्द हम अतीत की कहानी बुनते हैं, वे अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती। वे इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि हम कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर चलने लगते हैं। अगर अध्ययन का विषय बदल जाता है, अगर हम नए मुद्दों पर ध्यान देने लगते हैं, तो महत्वपूर्ण तारीखें भी बदल जाती हैं। जैसे एक उदाहरण है कि भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे, उनमें हर एक गवर्नर जनरल का शासनकाल महत्वपूर्ण है, ठीक है। कि जो ब्रिटिश इतिहासकार थे, अब वो तो क्या करेंगे कि वो तो जैसे उनका यहाँ पर शासन शुरू हुआ और जब ख़त्म हुआ, उसके बीच में जो जो गवर्नर जनरल बनकर यहाँ पर आए थे, उनके शासन के बारे में क्रम से लिख रहे थे। ये इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के शासन से शुरू होते थे और आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के साथ ख़त्म होते थे। अब उन्होंने जो इतिहास लिखा था, जो पहला गवर्नर जनरल था जिसका नाम था वारेन हेस्टिंग्स, उसके शासन से शुरू होता है और जो अंतिम हमारे यहाँ पर जो वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था, उसके साथ ही ये ख़त्म हो जाता है। ये गवर्नर जो जनरल आए थे, जितने भी उनके बारे में इतिहास लिखा गया था। अगर बात करें प्रथम जो गवर्नर, ये ना दोस्तों क्या था बच्चों कि पहले जो अंग्रेज जो उच्च अधिकारी था यहाँ पर जो शासन व्यवस्था देखता था, सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि बंगाल में कब्जा किया था और वहाँ पर जो इनका अधिकारी बनकर आया था सबसे पहले, वो प्रथम गवर्नर कहलाया। वो कौन था? लॉर्ड क्लाइव था, जो कि 1757 में आया, ठीक है। 1757 में इसने बंगाल पर अधिकार कर लिया और वहाँ से असल में अंग्रेजी सत्ता शुरू होती है, ठीक है। यहाँ पर और उसके बाद में क्या होता है कि इस जो गवर्नर पद है, ठीक है, इसको बढ़ाकर गवर्नर के साथ एक जनरल शब्द और जोड़ देते हैं। उसके बाद में ये कहलाया जाने लगा गवर्नर जनरल, ठीक है। और पहला गवर्नर जनरल कौन बनता है? वो बनता है वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। और ये कब बनता है? ये बनता है 1773 के अंदर, ठीक है। पहला गवर्नर तो कौन था? गवर्नर था लॉर्ड क्लाइव, जो कि 1757 में बनता है। और पहला गवर्नर जनरल कौन था? वो बनता है 1773 में वारेन हेस्टिंग्स। और इस गवर्नर से इसका काल जो इतिहास लिखना शुरू हो जाता है अंग्रेज इतिहासकारों के द्वारा। अब इसके अलावा और भी अलग अलग आए थे गवर्नर जनरल। अलग अलग लेसनों में हम एक दूसरे के साथ इनको जोड़कर पढ़ेंगे कि जैसे अलग अलग अध्यायों में हम दूसरे गवर्नर जनरलों, जिसमें हेस्टिंग्स, वेलेस्ली, बेंटिक, डलहौजी, कैनिंग, लिटन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग, इरविन,
के बारे में पढ़ते हैं। इस इतिहास में गवर्नर जनरलों और वायसरायों का कभी न ख़त्म होने वाला सिलसिला ही छाया रहता है। ख़त्म कैसे होगा? एक गवर्नर या जनरल एक जाता था, दूसरा उसकी जगह उसकी पोस्टिंग हो जाती थी। तो ऐसे ये चलता रहा लगभग 200 सालों तक। इतिहास की इन किताबों में सारी तारीखों का महत्व इन अधिकारियों, उनकी गतिविधियों, नीतियों, उपलब्धियों के आधार पर ही तय होता था। मतलब कि जो इतिहास की बुकें थी उनके अंदर ये जो गवर्नर थे ना, इन्होंने यहाँ पर क्या किया, कैसी नीति अपनाई, कब वो नीति अपनाई, ठीक है, कौन सी इनके साथ महत्वपूर्ण जो गतिविधियाँ थी वो जुड़ी हुई थी, कौन सी इन्होंने उपलब्धियाँ हासिल की, कितनी कौन से सन में की, है ना, कौन सा नया इन्होंने कानून लागू किया। तो इनके बारे में जो तारीखें होती थी उन तारीखों को याद रखा जाता था। आगे अगर अपने बात करें, यह ऐसे था मानो इन लोगों के जीवन के बाहर कोई ऐसी चीज़ ही नहीं थी जिसे जानना महत्वपूर्ण हो। अब अंग्रेज लोग थे भाई, उनके लिए अपना इतिहास थोड़ी महत्वपूर्ण था, वो तो उन्हीं के इर्द गिर्द घूम रहा था उनका सारा इतिहास। इन लोगों के जीवन का क्रम ब्रिटिश भारत के इतिहास में अलग अलग अध्यायों का विषय बन जाता था। क्या हम इसी दौर के इतिहास को अलग ढंग से नहीं लिख सकते? गवर्नर जनरलों के इस इतिहास के चौखटे में हम भारतीय समाज के विभिन्न समूहों और वर्गों की गतिविधियों पर किस तरह ध्यान दे सकते हैं? जब हम इतिहास या कोई कहानी लिखते हैं तो उसे टुकड़ों या अध्यायों में बांट देते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हर अध्याय में कुछ सामंजस्य यानी आपस में तालमेल रहे एक दूसरे के साथ। इसका मकसद कहानी को इस तरह सामने लाना होता है कि उसे आसानी से समझा जा सके और याद रखा जा सके। जैसे इतिहास की एक सबसे महत्वपूर्ण एक बात बताएं तो वो ये है कि इतिहास वो होता है जिसमें घटनाओं की क्रमबद्धता हो, ठीक है, वो होता है इतिहास। यानी कि उसके अंदर क्रमबद्धता होनी चाहिए, क्रम से चलनी चाहिए सारी घटनाएं, तभी वो हमारे समझ में आसानी से आ पाती हैं। इसीलिए उसको कहानी का रूप दिया जाता है ताकि वो आसानी से समझ में आए। इस प्रक्रिया में हम सिर्फ उन घटनाओं पर जोर देते हैं जो उस कहानी को पेश करने में मददगार होती हैं। जो इतिहास गवर्नर जनरलों के जीवन के इर्द गिर्द चलता है उसमें भारतीयों की गतिविधियाँ कोई मायने नहीं रखती, उनके लिए यहाँ कोई जगह नहीं होती। तो फिर क्या किया जाए? जाहिर है हमें अपने इतिहास का एक अलग खाका बनाना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि अब तक जिन तिथियों को महत्व दिया जा रहा था वे महत्वपूर्ण नहीं रहेंगी, हमारे लिए नई तिथियाँ महत्वपूर्ण हो जाएंगी। अब हम जो अवधियाँ हैं, जो तिथियाँ हैं, वो कैसे तय करते हैं इसके बारे में अपने अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे। ये हमारा जो हमने बात की थी गवर्नर जनरल का चित्र है, इसका नाम है वॉरेन हेस्टिंग्स, जो कि 1773 में भारतीय या अपने बंगाल का कह सकते हैं पहला गवर्नर जनरल बना था। और इतिहास की किताबों में गवर्नर जनरलों के कारनामों, जीवनियों और उनकी गौरव गाथाओं और तस्वीरों को, उनके भव्य व्यक्तित्व को उभारा जाता है तस्वीरों के द्वारा। ये था दोस्तों, प्यारे बच्चों, इतिहास कक्षा 8 का पहला लेसन का कुछ पार्ट, और बाकी का पार्ट करेंगे अपने अगली क्लास के अंदर।